तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस जगह तक पढ़ा था जिसमें कि हाँ सर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखा था और हर एक ग्राफ वगैरह देखे थे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, कोई कोई इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखा था, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा था। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस जो हो सकते थे वो हम लोगों ने देखा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लास्ट में किया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जितने भी सारे तरह के इफेक्ट्स और चेंजेस हो सकते थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर अप कर दिया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलता है कि हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये इस बात को प्रूव करता है कि हाँ, जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर को प्रोसेस करता है। तो उसके लिए कुछ कुछ बातें बोला गया। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। और द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो फैक्ट्स हैं, जिससे कि ये बात प्रूफ होता है कि हाँ, ये जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर को ज़्यादा पोजेस करता है और वेव नेचर को पोजेस नहीं करता है। उसमें से पहला था हमारा कि इंटेंसिटी वाला प्रॉब्लम। इंटेंसिटी। तो ऐसा देखा गया कि जब भी लाइट को फॉल कराया जाता था तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे कि हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ये देखा कि अगर ये जो हमारे फोटॉन्स हैं ये मेटल प्लेट पे फॉल कर रहे हैं और इसका जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो लेस देन 5 है, वर्क फंक्शन से छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। नो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ द सरफेस। समझ में आया क्या? लेकिन यस हाँ। अगर हमारा एनर्जी ऑफ द फोटोन ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, तभी ये फोटोन अगर मेटल सरफेस पे फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बोल दिया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए कोई भी फ्रीक्वेंसी, ताकि मेटल से बाहर निकाल पाए। और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। सो अब ये जो था ये ऑब्जर्वेशंस में बनाया गया, मतलब कि लिया गया, देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि हाँ, ऐसा हो रहा है। लेकिन वेव थ्योरी कुछ और ही बोलता है। वेव थ्योरी बोलता है कि तुम कोई सा भी फ्रीक्वेंसी का लाइट उसके ऊपर फॉल कराओ, उससे इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट from metal surface for any value of frequency used. But from the observation, या फिर but from the experiment, it was observed that if the frequency is less than threshold frequency, then no electrons was ejected from the metal surface.
और ये इस बात को स्ट्रांगली प्रूव करता है कि हाँ, ये वेव नेचर को पॉसेस नहीं कर रहा है ना। अब तुम कोई सा भी फ्रीक्वेंसी का लाइट डालते और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था, बराबर है क्या? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो हाँ सर। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो चीज़ है एक पार्टिकल नेचर को पॉसेस कर रहा है। तो इंटेंसिटी या बोलो या फिर फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम बोल लेता हूँ मैं, इंटेंसिटी वाले पे भी आएंगे हम, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। सर क्या फ्रीक्वेंसी? हाँ, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये नहीं सर, फ्रीक्वेंसी का क्या लिखा आपने? प्रॉब्लम। अच्छा। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी है तो वो क्या करेगा, फॉल करते जाएगा, फर्क करते जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कितने टाइम के बाद ये बाहर निकल जाएगा? तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर अपॉन एरिया, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बराबर। तो हाँ। इसको एनर्जी कितना चाहिए बाहर निकालने के लिए, फाई के बराबर। अगर यस। फाई वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल गया तो ये बाहर निकल जाएगा आराम से। तो इधर से मेरे पास जो टाइम आ जाएगा डेट विल बी इक्वल्स टू फाई डिवाइडेड बाय आई ए, है ना। ये वेव थ्योरी के हम्म। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। लेकिन पार्टिकल के नेचर से देखेंगे तो वो जो फोटोन है उसकी एनर्जी जितनी भी होगी वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस ईपी का वैल्यू फाई से बड़ा होना चाहिए, तभी वो आराम से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा दूसरा था हमारा टाइम डिले प्रॉब्लम। टाइम डिले प्रॉब्लम क्या है, मान लो कोई भी हम लोगों ने मेटल सरफेस के ऊपर फोटॉन्स को फॉल कराया। तो फोटॉन्स फॉल किया तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद फिर ये बाहर निकला इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ये जो प्रोसेस था ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द इलेक्ट्रॉन may take some time to eject it from the metal surface, but from the experiment it is seen that it is an instantaneous process। ठीक है, तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर वेव थ्योरी को हम लोग एज्यूम करें तो वेव थ्योरी क्या बोलता है कि इसकी इंटेंसिटी होगी कुछ, और इसकी इंटेंसिटी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और इसकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना। और एब्जॉर्ब करेगा तो इंटेंसिटी जो भी है इसकी गिवन होगी, उसके कारण से इसको कहाँ तक पहुंचना है, वर्क फंक्शन तक पहुंचना है, फाई तक। और फाई तक पहुंचने में इसको कुछ टाइम लगेगा, और जितना भी टाइम लगेगा उसके बाद ही ये इजेक्ट हो सकता है। तो ये इजेक्ट होने में टाइम लग रहा है यहाँ पे वेव थ्योरी के हिसाब से। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट देखा गया तो एक्सपेरिमेंट में बोला गया कि
ये फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे फॉल करता है, इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, समझ में आया? सर एक मिनट सर, वो ऊपर का तो सर, वो लो, फ्रीक्वेंसी वाला है इसमें, एक मिनट ऊपर सर, ऊपर। वो डन सर, डन सर। हम्म, ये चीज हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देख लिया अभी, कि एक तो ये है कि हमारा फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम था, जिसमें कि देखा कि हाँ, कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट हम लोग फॉल नहीं करा सकते, ठीक है। दूसरा है इंटेंसिटी वाला प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम, इंटेंसिटी प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम जैसा ही है। क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, अब इंटेंसिटी को चेंज कराया गया। तो इंटेंसिटी जो है उससे क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे बढ़ते हैं या घटते हैं। हम लोग फ्रीक्वेंसी को अगर कांस्टेंट रख दें, तो हमारा इंटेंसिटी जो है वेव थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आया ना? क्योंकि कोई भी जो वेव्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, उसका ये जो एम्पलीट्यूड होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना इंटेंसिटी। तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना और घटाने का मतलब क्या हो गया, बोलो? एनर्जी को बढ़ाना और घटाना, इसका मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ाना या घटाना हुआ। लेकिन पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से ये बातें हो गई कि अगर तुमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो उसका मतलब है कि तुमने नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया, ठीक है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे भी ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग इज मोर, बट इन केस ऑफ वेव थ्योरी इट शुड बी कांस्टेंट। क्योंकि अभी तुम्हारा एनर्जी बढ़ा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि उतने ही एरिया पे फॉल करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले बाहर निकल रहे थे उतने ही बाहर निकलने चाहिए। तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने के कारण से हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजेक्ट हुए, तो जाता है। करंट जो है वो ज़्यादा हो गया, है ना? करंट इज मोर। और इसको दूसरे फॉर्म में ये भी बोला गया कि मैं कोई सा भी इंटेंसिटी का लाइट फॉल कराऊं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना ही चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मस्ट गेट इजेक्टेड फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी यूज्ड। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे वापस से देखा गया कि अगर मैं कोई सा भी इंटेंसिटी यूज करता हूं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मैं क्या कैसे करके लिखूं, इट was observed that it depends on the frequency used of the photon which ejects the electron. Not all intensity are capable of
ejecting electrons from the metal surface। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। है ना? यस तो सारे इंटेंसिटी के लाइट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीज देखे गए, ये सारे ऑब्जर्वेशंस मतलब नोट डाउन किए गए, और फिर उससे पता चला कि हाँ ये जो है एक वेव थ्योरी को नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर को पोजेस करता है, वेव नेचर को पोजेस नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज दिए गए। अब इसके बाद फिर आइंस्टाइंस फोटोन थ्योरी क्या था उसे हम लोग देखते हैं। तो आइंस्टाइंस फोटोन थ्योरी में जो इक्वेशन बनाया गया इन सभी को लेकर के, वो कुछ इस तरीके से था। मान लो हमारे पास एक मेटल सरफेस है और इस जगह पे फोटोन है, और ये फोटोन को फॉल कराया जा रहा है। इस फोटोन की एनर्जी होगी कुछ। तो प्लैंक से हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है क्या होता है, एच सी बाय लेमडा, या फिर एच न्यू के बराबर होता है ना? ये हम लोग को पहले से पता है। और इसको हम लोग शॉर्ट में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ई पी इज इक्वल्स टू 12400, क्योंकि एच और सी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, एंड लेमडा, लेमडा को हम लोग एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। केमिस्ट्री में बताया गया होगा ये तो, बोलो। हाँ सर। हाँ सर है ना? तो ये चीज तुम लोग को पता होना चाहिए। और प्लैंक्स कांस्टेंट कितना वैल्यू होता है एच का? 6 पॉइंट सर 6 पॉइंट्स कुछ तो 6.625 6.6 इंटू 10⁻³ होता है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ तो ये फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखो, ये तो इजी है। और कहीं किसी किसी जगह पे एच सी बाय लेमडा या फिर एच न्यू भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, अब देखो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। और इस जगह पे कुछ वर्क फंक्शन था जिसको देना पड़ा। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन करूं सिंपल सा, तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या मिलता है मुझे, ये चीज़ पहले ही बताया था मैंने। एनर्जी कंजर्वेशन अगर करेंगे तो मैं बोलूँगा कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो दो पार्ट में बट गया, एक फाई में और एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक द इलेक्ट्रॉन में। और ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मैक्सिमम है, क्योंकि अंदर से बाहर अगर निकल रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो कुछ कोलिजन करके निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को भी लूज कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गया वो आया हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ऑफ फाइव। ये फार्मूला हम लोग को याद रखना था, और यही फार्मूला है आइंस्टाइन का। ठीक है, अब इसी फार्मूले को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ई इंटू वी एस, याद है? हाँ सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हम्म। ये हो जाता है हमारा एच सी बाय लेमडा। और फाई कितना हो जाता है, फाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, याद है? फाई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड, याद है क्या? या फिर एच न्यू थ्रेशोल्ड। तो हाँ यहाँ पे लैम्बडा मैक्सिमम होगा ना? फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम। और लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच सी बाय तुम लेमडा टी एच लिख लो, जो लिखना है लिख लो। जिस फॉर्म में तुम इसको बनाना चाहोगे उस फॉर्म में ये तुम्हारा वो बन जाएगा।
इक्वेशन बन जाएगा। या फिर तुम इस इक्वेशन को ऐसे करके लिख लो, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ऑफ न्यू नॉट, विच इज न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ सर, यस। तो ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो टोटल हो गया सारा कंप्लीट, और अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। करें? चलो कुछ पहले बेसिक क्वेश्चंस यस। कर लेते हैं। तो बोला गया एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें कि वेवलेंथ जो है किसी भी लाइट का यूज किया गया वो गिवन है। इसका लेमडा दिया गया है, डेट इज 1.98 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। ठीक है, इतना दिया गया। और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ होगा। ट्यूब में एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया Vs विच इज 2.5 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर ये सारे चीज गिवन है तो बोला गया देन फाइंड फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम स्पीड। दूसरा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तीसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो पहले तो इतना ही सॉल्व करो। ओके, तो देखो इस जगह पे ये सारे वैल्यूज वगैरह गिवन है और मुझे बस पुट करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना होगा मैक्सिमम स्पीड से। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई इंटू वी एस होता है, याद ही होगा तुम्हें। तो ई इंटू वी एस का वैल्यू पुट कर लो, डेट इज 2.5 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये नया एनर्जी का यूनिट है, तुम्हें पता ही होगा पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है। तो वर्क फंक्शन कैसे निकलता है, HC by lambda। ठीक है, अपने साइड से ही। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये तो 2.5 हो गया, इज इक्वल्स टू ईपी एनर्जी ऑफ फोटोन। कितना हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा होता है, या फिर बोलो 12400 डिवाइड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तो कितना आ जाएगा ये 12400 डिवाइड बाय 1980। डिवाइड करने पे कितना आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 6.26 आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हाँ सर। 6.26 माइनस ऑफ 5 और ये 2.5। इधर से 5 कितना आ जाएगा 6.26 माइनस ऑफ 2.5। तो इधर से आ गया हमारा वर्क फंक्शन जो कि लगभग 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा।
फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फाई से ही निकलता है। फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा या फिर एच न्यू। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा फाई डिवाइडेड बाय एच। अब देखो फाई जो है हमारा वो किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसको कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में। ये हो जाएगा 3.76 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
6 इंटू 10⁻⁻34। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? आया था तुम लोग का? यस। क्वेश्चन इजी था ये। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, इसको सेंटेंस में लिख करके देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ 4 कलर। कंसिस्ट ऑफ 4 कलर, और 4 कलर दिए गए हैं। लैम्डा 1 that is 4000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 is 4800 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 3 is 6000 एंगस्ट्रॉम, and lambda 4 that is 7000 angstrom. Each of intensity, सारे कलर की जो इंटेंसिटी है वो 1.5 इंटू 10⁻³ पर मीटर स्क्वायर। सारे बीम जो वो नॉर्मली फॉल कर रहे हैं, ऑल बीम्स आर फॉलिंग नॉर्मली on the metal surface। ठीक है, on an area 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, having work function 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बोला गया कि एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, लॉस हमें एज्यूम नहीं करना है। तो लॉस ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज हो सकते हैं, लॉस उसे हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे। तो बोला गया देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, क्योंकि आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसमें यही सब चीज़ें यूज़ होगा। करो सॉल्व कि क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है, और इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच किस तरीके से करेंगे। पहले तो इसने ये बोल रखा है कि एक मेटल सरफेस है, और मेटल सरफेस के ऊपर ढेर सारे लाइट्स फॉल कराए गए हैं। तुम मान लो कि इंडिविजुअली भी फॉल कराओगे तो भी आंसर वही आने, और एक साथ मिक्सचर में ही फॉल कराओगे तो भी बात वही है।
तो इसमें ढेर सारे लाइट्स हैं। ये एक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। सभी लाइट का फ्रीक्वेंसी फिर वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, लैम्डा 4 है। और जो इलेक्ट्रॉन है इस मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा। उसके लिए वर्क फंक्शन मुझे दिया गया। वर्क फंक्शन कितना है? 1.9 1.9। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया गया। तो इन सभी वेवलेंथ से जो एनर्जी मिलेगी, पहले मुझे ये चेक करना है कि ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो यस सर। एनर्जी 1 वाले के कारण से कितना है? एच सी बाय लैम्डा 1, ये हो जाएगा इसी पे लैम्डा 1 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, है ना? 4000। 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। E2 कितना आ जाएगा? एच सी बाय इसी लैम्डा पे 2, लैम्डा 2 12400 डिवाइडेड बाय 4800। 4800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 कितना आ हाँ सर। जाएगा? एच सी बाय लैम्डा 3, 12400 12400 डिवाइडेड बाय 6000 था ना? 6000। हाँ सर। और E4 जो आ जाएगा डेट विल बी एच सी बाय लैम्डा 4, विच इज 12400 डिवाइडेड बाय 7000। 7000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये अगर मैं सभी के एनर्जीज को कंपेयर करूं तो E1, E2, E3, E4, E1 कितना आ जा रहा है? लगभग तो 3.1 3.1 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.1 आ रहा है। और E2 कितना आ जा रहा है? 2.58। 2.5। हाँ 8 भी है। और E3 कितना? 2.06। 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कितना आ रहा है? 1.7। 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। हाँ। तो ये सब कैलकुलेट तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज मत कर लेना। मैं कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते हो, है ना? तो इस जगह हाँ पे सर। जो फाई है, अब फाई से मुझे कंपेयर करना है तो ये सारे जो वैल्यूज हैं वो सारे के सारे बड़े हैं। इसका मतलब ये सारे जो वेवलेंथ है वो कैपेबल हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन लैम्डा 4 जो है वो कैपेबल नहीं है। इसका मतलब E4 हाँ बेकार का है। E4 हमारे काम का नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता है। ये फर्जी लाइट है, इससे एनर्जी लाइट बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब 3 जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इसके कारण से मैं काम करता हूँ और देखता हूँ कि कितना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। सभी लाइट की इंटेंसिटी जो है सेम दे रखी है। मान लो कि ये एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट है आई, जो कि फॉल कर रहा। अच्छा, वर्टिकली दिया हुआ है इसमें, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हाँ वर्टिकल सर। फॉल कर रहा है। और वर्टिकल नहीं करेगा तो अभी तुम लोग को समझ में आएगा, जब हम लोग फोर्स ऑन रेडिएशन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये इंटेंसिटी और कितने से एरिया में है? ए एरिया में। तो ये इंटेंसिटी अगर ए एरिया में फॉल करेगा तो पावर कितना हो जाएगा? पावर विल बी इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू होता है पी अपॉन ए। तो पावर हो जाएगा आई इंटू ए। ध्यान से देखते जाना क्योंकि ये आगे हम लोग काम करने जा रहे हैं। पी इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। हाँ सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 सेकेंड में ये एरिया में कितना एनर्जी रिसीव होगा? आई ए के बराबर। ये एनर्जी रिसीव्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू ये आई हो ए के गया। बराबर हुआ। बराबर सही हाँ है। सर। तो इससे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर निकले? मान लो कि एक फोटोन को एनर्जी निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी को फॉल कराया ऐसे करके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा? दोनों को 10 डिवाइड करो, डिवाइड बाई 2। 5। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 1 सेकेंड will be equals to IA divided by the energy of the single photon.
हाँ सर। अब जो फोटोन की एनर्जी है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब फोटोन जो एनर्जी रिक्वायर करेगा ये वाला एक एनर्जी लेवल हम्म है ना, ये एनर्जी दे रहा है। हम्म, तो हाँ इंटेंसिटी I1 A1 अपॉन E1 कर लेता हूँ, ये फर्स्ट के कारण से। दूसरे के कारण से कितना हो जाएगा, I2 A2 अपन E2। सेम है ना। हाँ सर। ये मैं N1 बोल लेता हूँ, ये मैं N2 बोल लेता हूँ। I2 A2 अपॉन P2। हालांकि I1 और हम्म, A1 I2 ये I1 I2 I3 ये सब सेम है, ठीक है, सेम है हाँ सर। सेम है। तो ये हो जाएगा I3 A3 अपॉन E3। तो total number of electrons ejected per unit time will be equals to in 1 second N1 plus N2 plus N3। n1 plus n2 plus of n3 which is equals to I a कॉमन ले लेता हूँ, सभी तो सेम है, प्लस 1/E1 plus 1/E2। वन हाँ सर। अपॉन ई थ्री। और इन सभी के वैल्यूज को पुट करना बस बाकी है। तो I1 ये सारे चीज़ हैं, वैल्यूज को पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा देखो। अब थोड़ा सा मतलब कि कैलकुलेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक। बहुत है इसमें। ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेटेड किया हुआ है, और ये जो इंटेंसिटी दिया गया है वो जूल्स में दिया गया है। तो मुझे जूल्स हर में। एक का यूनिट सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए मुझे क्या हम्म, करना होगा, डिवाइड करना होगा। वन डिवाइड करना पॉइंट पड़ेगा 1.6 into टेन 10 रेस टू raised to पावर minus 20। -3, और क्रॉस सेक्शन एरिया 10 रेस टू पावर -4 था। 10 raised to -4। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर -19 कूलम। 10 raised to और -4। 1/E1 वो सब निकाला हुआ है हम लोगों ने, 3.1 1.3.1। और 2.58 2.58। दूसरा 2.06। 0.06। इन सभी को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आता है वो 1.12 इंटू 10 रेस टू पावर 12 12। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, हमें बस इस कैलकुलेशन से मतलब है, ये जो ऊपर में कैलकुलेशन किया ना इससे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है हम लोग आगे जा कर के करेंगे एग्जैक्टली सेम। चलो अब यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है कि द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल is illuminated अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटिवली with light of wavelength lambda 1 which is 0.35 and lambda 2 which is 0.54। तो ऐसा देखा गया कि जो corresponding maximum velocity है, the corresponding maximum velocity of photoelectrons have a ratio of 2, and find the work function of that metal of the metal।
सॉल्व करो। इसमें एक बार तुम्हारा इक्वेशन बन जाता है तो समझ लो आंसर आ जाएगा। तो क्या बोल रखा है कि एक मेटल सरफेस है, उसी मेटल सरफेस को दो वेवलेंथ से इल्यूमिनेट कराया गया। एक पहला इससे कराया गया लैम्डा 1 से, और दूसरी बार लैम्डा 2 से इल्यूमिनेट कराया गया। तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो V1 है, और इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो V2 है। तो इन दोनों का रेशियो V1 अपॉन V2 ये 2 आ रहा है, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो वर्क फंक्शन कितना ये हमें निकालना है। इक्वेशन हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, V1 दे रखा है तो मैं हाफ ऑफ m V1 स्क्वायर इज हाँ इक्वल्स टू हाँ सर। फोटोन की एनर्जी विच इज hc बाय लैम्डा 1 एचसी बाय लैम्डा। माइनस ऑफ 5। ये फर्स्ट इक्वेशन हाँ है। सर। दूसरा इक्वेशन इस तरफ से निकलेगा कि दैट हाफ ऑफ m V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा 2 माइनस ऑफ 5। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो यस सर। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए, और इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इधर से क्या निकल के आता है, V1 इज इक्वल्स टू 2V2। फर्स्ट डिवाइडेड बाय अगर मैं सेकेंड करूँगा तो V1 स्क्वायर डिवाइड बाय V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा 1 माइनस 5 डिवाइड बाय hc बाय लैम्डा 2 माइनस 5। तो कितना आ जाएगा ये 4, 4 टाइम्स ऑफ hc बाय लैम्डा 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा 1 माइनस ऑफ 5। अब देखो 5 निकालना काफ़ी आसान है हमारे लिए, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जगह 4 hc बाय लैम्डा 2 माइनस ऑफ hc बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 4 5 माइनस ऑफ 5 दैट इज 3 5, है ना। हाँ सर। हाँ हाँ। अब वैल्यूज को पुट कर लो, फिर आंसर आ वैल्यूज जाए। पुट करने का। आप सिर्फ यस वैल्यूज सर। पुट करने का। 3 5 इज इक्वल्स टू 4, 12400 वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना, सी बाय लैम्डा। 12400 अपॉन 0.54। बाकी अब कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन करते हैं वेव नेचर के थ्रू, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन करा था। यस सर। बोला है ए स्मॉल पोटेशियम फॉयल is placed परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब कि इस तरीके से प्लेस किया गया ताकि परपेंडिकुलरली फॉल करे। ठीक है, एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस ऑफ r is equals to 0.5 meter from a point source, from a point source whose output power is equals to 1 watt। ठीक है, assuming wave nature, assuming wave nature of light, अभी तक हम लोग क्या पार्टिकल नेचर एज्यूम कर रहे थे। हाँ सर। हाउ लॉन्ग would it take for the foil to soak up
enough energy from the beam to eject electron. ठीक है, और इसमें कुछ कुछ वैल्यूज वगैरह दिए गए हैं बट जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या फिर वर्क फंक्शन बोलो वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और रेडियस ऑफ पोटेशियम एटम दे रखा है, that is 1.3 into 10 raised to power minus 10 मीटर, ये दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करो इसका। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इससे अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला है कि एक मेटल सरफेस है और उस मेटल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, दिस इज पॉइंट सोर्स। और ये पॉइंट सोर्स क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एनर्जीज को रिलीज करेगा, हमें पता है। और इसका पावर गिवन है P, और इस जगह से इस जगह तक का जो डिस्टेंस है वो R गिवन है। तो इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। तो एरिया कैसे लिखेंगे, दिस एरिया, क्योंकि ये जो पॉइंट सोर्स है वो इतने से एरिया में अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो पूरा एनर्जी एरिया कितना हो जाएगा, P अपॉन 4πr²। सो दिस विल बी द इंटेंसिटी, P अपॉन 4πr²। अब ये जो इंटेंसिटी यहाँ पे है, तो एक छोटा सा एटम है जो कि इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कितना पर यूनिट टाइम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो पावर जो होगा डेट विल बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कौन सा होगा, इसका एरिया, और वो भी प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि एक स्फेयर है और सारे रेज पैरेलल आ रहे होंगे, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, πr²। अच्छा, इसका रेडियस दिया गया है एटम का, कितना दिया गया है, दिस दिया गया, दिस मच दिया गया। तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ए मान लेता हूँ, रेडियस ऑफ द एटम इज ए। तो कितना आ जाएगा ये, आई इंटू πa²। आई का वैल्यू पुट कर लो, p डिवाइड बाय 4πr² इंटू πa²। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो pa² अपॉन 4r²। So this is the power or the power energy per unit time absorbed by the atom। ये कौन सा पावर है, this is the power delivered by the source, and this power is what, this power is energy absorbed per unit time। per unit time by atom, ये है। तो अब एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इतना आ जाएगा, और कितनी एनर्जी चाहिए मुझे, वर्क फंक्शन के बराबर, that will be हाँ सर। pa² डिवाइड बाय 4r²। तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और टाइम कितना आ जाएगा हाँ इधर से, 4r² इंटू 5 डिवाइडेड बाय p इंटू a²। अब सारे वैल्यूज को पुट करना इंटू है, एस सर। अब सारे वैल्यूज को पुट करना है और आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और रेडियस कितना था, r गिवन था ना,
0.5 मीटर था। और P पावर कितना था, 1 वाट था ना। हाँ, 1 वाट का पावर दिया है। हाँ सर। तो हाँ ये 1 वाट में है, वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। और ये मीटर में है। ध्यान से देखना, यूनिट गड़बड़ हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे हमारे। सर 0.5 स्क्वायर आएगा ना। सॉरी, हाँ। नेक्स्ट इज नीचे ये ए स्क्वायर है, नीचे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना, रेडियस विच इज कितना दिया गया था, 1.3 1.3, into 10 1.3 इंटू 10⁻⁻, -10 minus 10. मीटर में है ये। तो ऐसा करते हैं, ये जो हाँ जूल्स सर। है, इस जूल को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। तो जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस ऑफ 19, ठीक है क्या। हाँ सर। अब सभी आगे देखो, सब कैंसिल आउट होंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हुआ, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा सेकेंड ऊपर आ जाएगा। तो ये इसको कैलकुलेट करने पे लगभग ये 17 सेकेंड निकल करके आता है टाइम। 17। तो इसका मतलब कि कोई भी इस इंटेंसिटी का लाइट को फॉल कराया जाएगा तो उस लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में 17 सेकेंड लगेगा। लेकिन जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट में देखा गया डेटा से कि जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में टाइम लगता है वो 10⁻⁻⁹ सेकेंड लगता है। इसीलिए कहा गया ये एक इंस्टेंटेनियस हाँ प्रोसेस है, सर। काफ़ी काफ़ी कम टाइम लगता है बाहर निकलने में। 17 सेकेंड तो काफ़ी बड़ा टाइम है, ठीक है। हाँ। हम्म। यस सर। एक ईएम वेव का भी क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। बोला गया, सर क्योंकि ये सारे हेलो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वैरायटी नहीं हो सकता। बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या। हाँ सर, सर ये था कि सर जो एब्जॉर्ब किया वो एक ही एटम ने एब्जॉर्ब किया कि वो उसमें जो सिर्फ एक, फॉइल के सिर्फ सारे एक, एटम। सिर्फ एक, सिर्फ एक ने, सिर्फ एक एटम का एरिया लिया है ना मैंने। ओके सर। तो एक एटम का हाँ ये एरिया सर। एब्जॉर्ब किया। तो मान लो कि एक लाइट है जो कि मेटल सरफेस पे फॉल कर रहा है, और उसका वेव का इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया गया, 100 वोल्ट पर मीटर साइन ऑफ 5 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स t प्लस साइन प्लस साइन 8 इंटू 10⁻15 10⁻15 सेकेंड इनवर्स t, जिस तरीके से दिया गया। ठीक है। और हाँ जो सर। वर्क फंक्शन है मटेरियल का वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो बोला गया कि कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन सॉल्व करो इसको। तो इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को अभी देखना है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो लाइट है वो डुअल नेचर को फॉलो करता है, मतलब उसके पास पार्टिकल नेचर भी रहते हैं और वेव नेचर भी रहते हैं। तो अगर वेव नेचर है तो उस वेव नेचर के थ्रू हम लोग किसी भी पार्ट मतलब कि जो वेव है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रहा है, हम लोग अगर उसको डिफाइन कर दे तो हम लोग ने लाइट को डिफाइन कर दिया बेसिकली। लाइट एक वेव नेचर को पोजेस करता है, तो वेव का फंक्शन तुमने दे दिया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है। अब जैसे कि मैं एक एसएचएम का फंक्शन लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी।
तो ए किस बात को डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। ओमेगा किस बात को डिनोट करता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सेम वे में अगर इस जगह पे ई लिखा हुआ है तो इस जगह पे ई इज बेसिकली द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स E1 एंड E2। जैसे कि हमारा x रिजल्टेंट कैसे निकलता है, x1 प्लस ऑफ x2, मतलब दो SHM इंक्लूडेड है। सेम वे में यहाँ पे दो वेव्स फॉल कर रहे हैं, तो इस जगह पे दो वेव्स फॉल कर रहे हैं। कौन कौन से वेव्स हैं, एक है जो लैम्डा 1 के वेवलेंथ का है और एक लैम्डा 2 वेवलेंथ का है। लैम्डा 1 वेवलेंथ का ये रिप्रेजेंटेशन है, लैम्डा 2 का रिप्रेजेंटेशन ये है। तो एनर्जी किससे ज़्यादा मिलेगी, जिसका भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उस फोटोन का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, और उस फोटोन से हमें जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है। अगर तुम इस वेव को देखो तो ये ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। तो जिसका ओमेगा ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ये सेकंड वाला। ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 2 ज़्यादा है। तो ओमेगा 2 ज़्यादा है तो उधर से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओमेगा कितना है 2 हमारा, पाई 8 इंटू 10 8 रेज टू into पावर 10 raised to minus 50 प्लस 15 था ना, upon 2 pi प्लस था क्या? अपन 2 पाई, हाँ सेकेंड इनवर्स है। तो इधर से फ्रीक्वेंसी आया और ये फ्रीक्वेंसी हाँ हर्ज में आएगा, और फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है हमारा एच न्यू माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमें गिवन है और इधर से न्यू निकाल लो तुम और एच न्यू का वैल्यू पुट कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकिन निकालना है, बराबर। तो आंसर कितना आता है, एच न्यू 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 कैलकुलेट करते है हैं तो ये 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। दिस इज द मैक्सिमम। सर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? बिल्कुल आसान है, आते ही आते हैं। अच्छा ठीक है, चलो तो ये हम हाँ लोग का सर। कंप्लीट हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इससे ज़्यादा अलग वेरिएशन के क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं। हो सकता है 2-3 वेरिएशन को और ज़्यादा मिक्स करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। और यूँ बोलो कि फोटोन के कारण से जो फोर्स लग रहे हैं वो कितना होगा। सर इससे कर दीजिए इसको। हम लोग पहले इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहा है, फिर हम लोग कैलकुलेशन वगैरह काम वगैरह करना स्टार्ट करेंगे, है ना। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं वो बता दूँ तुम्हारा आराम से सारा काम हो जाएगा। मान लो कि ढेर सारे बॉल्स हैं, है ना, और ये बॉल ढेर सारे जो हैं एक पर्टिकुलर हाइट से गिरते जा रहे हैं। तो वो जब नीचे गिरेगा तो यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी आ चुकी है और वो टक्कर खा करके ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो इस वॉल पे मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं बोलो। हाँ जो हमारा यस सर। प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर कैसे डेवलप होता है किसी भी बॉक्स के अंदर, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो किसी भी वॉल पे स्ट्राइक करते जाते हैं, और मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतना स्ट्राइक करेंगे तो इस पे फोर्स लगता है, और उसी को हम लोग प्रेशर के फॉर्म में बोलते हैं। तो सेम वे में इस जगह पे भी वॉल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स अगर मैं निकाल लूँ तो प्रेशर निकल जाएगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। Force upon area. फोर्स अपॉन एरिया, हाँ सर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन फोर्स कैसे निकालें, फोर्स निकालने का तरीका है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। और चेंज इन मोमेंटम हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, डेट इज पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल, आया ना, हाँ सर यस। है ना। अगर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा था तो mv मोमेंटम था, और इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाने लग गया तो mv मोमेंटम हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये माइनस ऑफ जे कैप हो जाएगा और ये प्लस ऑफ जे कैप होगा, और डेल्टा p निकालेंगे
तो 2 MV आ जाता है मैग्नीट्यूड में, पता है ना। तो यस ये सर। हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैं इस तरीके से डेल्टा पी निकालूंगा, डेल्टा पी से फोर्स निकलेगा, फोर्स से निकलेगा प्रेशर। लेकिन सोचो अगर n नंबर ऑफ बॉल्स हैं तो क्या मुझे n से इस जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस जगह पे हाँ सर। n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक के कारण से चेंज इन मोमेंटम आया ना। ऐसे तो ढेर सारे हाँ बॉल्स हैं। सर। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कुछ ओके। की पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा कि प्रेशर को हम लोग लिखते कैसे हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, हम लोग जानते हैं। अब ये जो फोर्स है और ये जो एरिया है, उसमें फोर्स कैसे लिखा होना चाहिए, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर, या फिर एफ अपॉन ए परपेंडिकुलर वनली, या फिर एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए पर ए। कौन सा करेक्ट है इसमें, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, कौन सा करेक्ट है इसमें? थर्ड सर। इसमें करेक्ट कौन सा होता है, थर्ड वाला। क्योंकि अगर हाँ कोई भी सर। फोर्स जो है वो अगर इस तरीके से लग रहा है तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो ये जो एफ कॉस थीटा है ये सियरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, वेरएज एफ साइन थीटा जो है ये इसको नीचे के डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। दिस इज एफ साइन थीटा अपॉन एरिया, दिस विल बी द प्रेशर, है ना। ये हम लोग हाँ यस प्रेशर सर। इस तरीके से लिखते हैं। अब दूसरा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। अब इसको कैसे लिखते हैं, पावर परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, या पावर अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, या फिर पावर परपेंडिकुलर अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, या फिर जो भी पावर दिया है वो और जो भी एरिया दिया है वो। इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज सेकंड, क्योंकि जो लाइट है वो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलरली फॉल करे, वो लाइट किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे फॉल कर सकता है। तो लाइट एंगल पे फॉल करता है तो उसके जो फोटोन्स हैं ये एक लाइन में है, तो एरिया का मुझे कंपोनेंट लेना पड़ता है इस जगह पे, ये एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये पूरा का पूरा एरिया है ए, तो इधर आ जाएगा कंपोनेंट ए कॉस थीटा। मैं इस जगह पे अब इंटेंसिटी का कंपोनेंट नहीं लूँ, या फिर जो भी पावर है पावर का कंपोनेंट नहीं लूँ, एरिया का कंपोनेंट आएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पावर अपॉन ए cos theta, this will be the intensity। अब बात समझ में आया क्या, ये दो काम है। हाँ सर। हाँ, अब आगे चलते हैं हम लोग। पहले केस में हम लोग ऐसा सर हाँ बोलो। सर और रीजन एक बार फिर से बताइए ना। क्योंकि ये जो फोटोन्स है ये फोटोन्स एक लाइन में रहते हैं इस तरीके से। अगर मैं इस जगह पे देखूं तो ये फोटोन्स तो स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन ये फोटोन तो हवा में ही है। इंटेंसिटी तो हमारा इस तरीके से हाँ डिफाइन करते हैं, तो वे तो एनर्जी उतना रिसीव नहीं किया जितना करना चाहिए था, तो इसीलिए मैं इसके एरिया को कंपोनेंट में तोड़ दूंगा। अब देखो, हाँ इसमें दो तरह के पार्ट बनते हैं। पहला कि अगर वो इंसिडेंस जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और दूसरा अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। तो पहला हम लोग करेंगे केस वन, परपेंडिकुलर इंसिडेंस। परपेंडिकुलर इंसिडेंस में फिर तीन केस बनता है। मतलब क्या है, परपेंडिकुलर इंसिडेंस का मतलब मेटल सरफेस और लाइट जो इस तरीके से फॉल कर रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। अब इसमें तीन केसेस बनते हैं। तीन केसेस कौन कौन से बनते हैं, अगर कोई भी मेटल सरफेस तुमने लिया है तो हो सकता है कि इस मेटल सरफेस में कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर जाए और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाए, क्योंकि जो
फोटॉन्स होते हैं उसका रिफ्रैक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन दोनों प्रोसेस होता है, आया ना। तो जैसा हम लोगों हाँ ने सर। हीट ट्रांसफर में पढ़ा था, याद होगा, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, है ना। इसका हाँ दो सर। दो पार्ट में डिवीजन हो जाएगा, एक रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में और एक ट्रांसमिशन वाले पार्ट में, ठीक है। तो लेट से इसका ए और इसका आर से डिफाइन किया गया। तो अगर इसका मेटल सरफेस का एब्जॉर्प्शन ए है तो आर कितना हो जाएगा, 1 - ऑफ ए, आया ना। यस हाँ। केस 1, ये इंटेंसिटी की बात हो रही है, इतना नंबर ऑफ फोटॉन्स क्वांटिटी में काइंड ऑफ जो एब्जॉर्ब होगा रिफ्लेक्ट होगा। केस 2 हम लोग ले सकते हैं जिसमें कि मैं बोल दूं सारा का सारा आइटम एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा 100%। सर केस 1 में आर भी 0 है ना? तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और r कितना हो जाएगा, 0। बोलो केस 1 में क्या बोल रहे हो, सर केस 1 में ए कितने हैं? a है, वेरिएबल है ना a, क्योंकि हो अच्छा। सकता है और a, आर 1 माइनस है ना हाँ, सर? r1 - ऑफ a। एंड केस थर्ड जिसमें कि कुछ लाइट, मतलब कि सारे लाइट रिफ्लेक्ट कर गए 100%, दिस इज केस थर्ड। तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसमें r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला केस करेंगे जो कि इजी है, फिर ये केस करेंगे जो कि और भी इजी हो जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में ये वाला केस करेंगे। केस 1, 100% एब्जॉर्ब हो रहा है और रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। याद करो ऊपर वाला चीज क्या करना था, पहले निकालना था डेल्टा पी, फिर फोर्स, फिर प्रेशर, यही तरीका रहेगा। तो जो मेटल सरफेस है उस मेटल सरफेस पे क्या हो रहा है, लाइट फॉल कर रहा है और लाइट की इंटेंसिटी आई है। ये जो लाइट है इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रहा है परपेंडिकुलरली, और इस पर्टिकुलर एरिया को उसने इल्यूमिनेट किया। तो यहाँ पे होंगे क्या, फोटॉन्स होंगे। तो ये जो फोटॉन्स हैं इसका मोमेंटम कितना होता है, P इज इक्वल्स टू h/λ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद है ना, यस सर। h/λ, फोटोन का वेवलेंथ h/λ होता है। और ये वेवलेंथ इनिशियल वेवलेंथ है, और जब वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फाइनल वेवलेंथ के फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, आया ना। दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द फोटोन विल बी 0, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो चुका है, रेस्ट पे आ गया काइंड ऑफ। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, चेंज इन h/λ। h/λ होगा। और चेंज इन मोमेंटम ये सिर्फ एक फोटोन का है, लेकिन इस जगह पे इंटेंसिटी आई है, मैंने आई इंटेंसिटी का लाइट यूज किया है। और अगर आई इंटेंसिटी का लाइट यूज किया है तो इसमें पहले मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ फोटॉन्स याद करो कैसे निकाला था, इंटेंसिटी इनटू एरिया, दिस विल बी द ए। टोटल हाँ एनर्जी सर। डिवाइडेड बाय द सिंगल फोटोन की एनर्जी। इतने नंबर ऑफ यस इलेक्ट्रॉन्स सर। बाहर निकाल देगा वो, या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली बोलो, याद है ना, याद करने के लिए बोला हाँ था। सर। तो ये इंटेंसिटी और ये जो एरिया है, इतना जो इल्यूमिनेट किया डेट इज एरिया, और इस एक सिंगल फोटोन की एनर्जी है ई पी, ई पी मैं इसको लिख देता हूँ इधर। और ई पी का वैल्यू कितना होगा, ई पी इज इक्वल टू h/λ, ई पी इज इक्वल टू h/λ। यस उस सर। जगह आई ए डिवाइडेड बाय h/λ। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए तुम्हारे IA λ डिवाइडेड बाय h c, क्लियर।
तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे और सभी में चेंज इन मोमेंटम इतना होगा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? सो टोटल चेंज इन मोमेंटम, अच्छा ये जो फोटॉन्स है ये 1 सेकेंड में है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, बराबर है ना? हाँ तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? सो n टोटल, इंटू एच लैम्डा करना पड़ेगा, एच अपॉन हाँ, लैम्डा। चेंज इन मोमेंटम will be delta p is equals to n into डेल्टा p या फिर h बाय लेमडा जो भी बोल लो, और n का वैल्यू पुट कर लेता हूँ विच इज आई ए लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी इंटू एच बाय लेमडा। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, एच एच कैंसिल आउट हुआ, लेमडा लेमडा एच एच कैंसिल आउट हुआ। लैम्डा लैम्डा। सो टोटल डेल्टा p विल बी इक्वल्स टू, टोटल डेल्टा p इज इक्वल्स टू आई ए, आई ए एच अपॉन सी। एच तो कट गया ना, हाँ सॉरी सॉरी, सी आई अपॉन ए सी। डिवाइड बाय सी। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है कितने टाइम में है? क्योंकि तुमने एक n से सेकंड। मल्टीप्लाई किया ना, 1 सेकेंड, ये हाँ 1 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम हुआ। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम विच इज आई ए डिवाइड बाय सी, और टाइम लगा 1 सेकेंड। तो फोर्स कितना आ गया? एफ इज इक्वल्स टू आई ए डिवाइडेड बाय सी। तो इतना फोर्स लगेगा उस मेटल कोई भी सरफेस पे, अगर ये लाइट जो है कंटिन्यूसली आई इंटेंसिटी का फॉल कर रहा है तो। ध्यान से देखो, ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं अब इस जगह पे प्रेशर निकालूंगा, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो आई ए डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रेशर कितना आ गया? आई बाय सी। सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लाइट का स्पीड हाँ कांस्टेंट है, तो प्रेशर का फॉर्मूला आसानी से निकल के आ गया। अगर 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ए इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है, तो उसके लिए प्रेशर कितना आएगा? आई बाई सी। सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड किया तुम मुझे बताओ, वेवलेंथ पे क्यों नहीं डिपेंड किया? चेंज इन मोमेंटम तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो फोटॉन्स हैं वो जो फॉल करेंगे वो रेस्ट पे आ जाएंगे, तो इनिशियल जो मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम उसमें जब चेंज करेंगे तो वो हमारा डेल्टा पी बचेगा, जो भी बचेगा। और ये जो मोमेंटम है उसको मैं नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करूँगा, तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो लेमडा के किस पे डिपेंड करता है? लेमडा पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और वो डेल्टा पी लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो लेमडा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण से ये इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट केस कर लेते हैं जल्दी से। हाँ नेक्स्ट केस जिसमें कि a इज इक्वल्स टू 0 है और r इज इक्वल्स टू 1 है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। ये कौन सा था? केस 1 था, ये रहा केस 1, केस 3। ये केस 2, अच्छा जिसमें एब्जॉर्प्शन 0 है और कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है। तुम बताओ मुझे, अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन करेगा तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम सर एच बाय इनिशियल एच बाय लैम्डा होगा, और फाइनल वो भी भी एच बाय एच बाय लैम्डा। लैम्डा, लेकिन डायरेक्शन अलग है। दिस हाँ इज हाँ इनिशियल सर, और ये डायरेक्शन है इनिशियल अप फाइनल। डाउनवर्ड होगा, फाइनल अपवर्ड फाइनल, होगा। यस। डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू 2h बाय लैम्डा, मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सही है। हाँ सर, यस सर। नंबर ऑफ फोटॉन्स तो अभी भी उतना ही होगा क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट यूज किया हाँ जा रहा है उतना ही है। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इक्वल्स टू आई ए डिवाइडेड बाई ई विच इज एच सी बाई लेमडा, और ये 1 सेकेंड में। हाँ सर, यस। सो एन इज इक्वल्स टू आई ए लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी। सी। अब क्या करना है मुझे? टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है। टोटल जेम्स निकालने के।
तो हाँ टोटल n इंटू चेंज इन डेल्टा पी। मोमेंटम कितना आ जाएगा, n इंटू डेल्टा पी, that will be हाँ equals to I a lambda divided by hc multiplied by 2h by lambda। h और lambda कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से आएगा 2ia डिवाइडेड बाय c। तो इधर से ये चेंज इन हाँ मोमेंटम जो सर। है वो 1 सेकेंड में है। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकल गया है, विच इज फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। सो फोर्स आ गया तुम्हारा 2ia डिवाइडेड बाय सी। यस सर। अब प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। एरिया एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 2i डिवाइडेड बाय सी। आया ना। हाँ सर। काफी आसान था ये सेकंड वाला निकालना। थर्ड वाला फर्स्ट निकालना। के वैसे। हाँ सर बोलो। ऊपर में डेल्टा पी जीरो होगा ना? डेल्टा पी क्यों जीरो होगा इसका। डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ तो तुम बचपन वाले काम कराओगे, पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। पी फाइनल कितना हो जाएगा, ये एच हाँ सर बाई हो गया सर, समझ गया। है ना, और हो माइनस गया। ऑफ एच बाई लेमडा, तो प्लस हो गया ना, माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेशर, और ये प्रेशर निकल के आया। लास्ट एक केस कर लेते हैं जल्दी से, जिसमें कि हमारा कुछ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है और कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हेलो। हाँ सर। हाँ यस सर। ठीक है, आवाज आ रही है ना। हाँ 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 सर। सर। तो देखो इसमें क्या होगा, ये ए है, इसमें जो लाइट है दो पार्ट में टूट चुका है। एक पार्ट में जो लाइट है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और एक पार्ट में लाइट क्या हो रहा है, कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होने वाला जो पोर्शन है वो ए से दिया गया, और रिफ्लेक्ट होने वाला ए माइनस 1 ऑफ ए से दिया गया। समझ में आया क्या। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये निकाल हाँ लेता हूँ कितने नंबर ऑफ फोटोन्स, ध्यान से सुनना, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं ये निकाल लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स हम लोगों ने निकाला था, वो कितना था, आई ए डिवाइड बाय आई लैम्डा एच लेमडा सी। ऊपर था, हाँ लेमडा ऊपर था, आई ए डिवाइड बाय एच सी इंटू ए, आई लैम्डा। हाँ सर। ये टोटल है। तो इसका कुछ पोर्शन इधर आएगा और कुछ पोर्शन इसमें आएगा। तो बताओ टोटल एब्जॉर्ब कितना होगा, ए फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे बस, एन टोटल को, और रिफ्लेक्टेड कितना होगा, 1 ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस। एन टोटल को। तो ये हमारा एब्जॉर्ब आ जाएगा, आई ए लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी इंटू ए। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर एब्जॉर्ब आया इन 1 सेकेंड, और ये नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड आया, आई ए लेमडा यस सर। डिवाइडेड बाय एच सी। तो बोलो अब क्या करेंगे, इसमें चेंज इन मोमेंटम हमें पता है, डेल्टा पी एक एच बाई लेमडा होता है, और इसमें डेल्टा पी कितना होता है, 2h बाई लेमडा। तो, तो इस वाले केस में टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एन ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी, इसका हाँ सर। कितना आता है, ए आई ए लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी मल्टीप्लाइड बाय कितना, ये डेल्टा पी कितना, ये एच बाई लेमडा। तो ये आ जाएगा ए आई ए डिवाइडेड बाय सी। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, यही तो फोर्स है। अब सेम काम हम लोग को इधर भी करना पड़ेगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एन आर इंटू सिंगल फोटोन के कारण से चेंज इन मोमेंटम, वैल्यूज को पुट कर लो, 1 ऑफ ए और आई ए लेमडा डिवाइड बाय एच सी और डेल्टा पी 2h बाय लेमडा। सारा काम रिपीट हो रहा है और कुछ नया नहीं है इसमें। 1 ऑफ ए आई ए डिवाइड बाय सी।
सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो एब्जॉर्प्शन के कारण से और रिफ्लेक्शन के कारण से जो फोर्स निकल करके आया वो कुछ ये है। फोर्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन इज आई this thing, and force due to the reflection is 1 minus of a I a divided by c। 2 था ना यहाँ पे ये, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स विल बी इक्वल्स, और दोनों जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ध्यान देना, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो डायरेक्टली ऐड करेंगे तो एफ ए प्लस ऑफ एफ आर। सो कितना आ जाएगा ये? प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ ए 2 आई ए डिवाइड बाई सी। बताओ ये कितना आ रहा है? तो इसके बाद फिर अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आई ए डिवाइड बाई सी प्लस ऑफ ए, पहले तो 2 आई ए डिवाइड बाई सी आएगा और माइनस ऑफ 2 ए आई ए बाय सी आ जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 माइनस ऑफ ए कॉमन ले लिया, आई ए डिवाइड बाय सी आया। तो अब इधर से मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ। प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया विच विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ ए आई ए डिवाइडेड बाय सी। और फिर हमें पता है कि अगर इसको आर के टर्म्स में लाना है तो हम लोगों ने क्या लिया था, डेट आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ ए लिया था। अब इसका वैल्यू को मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, या फिर ए के वैल्यू को पुट कर लो, ए विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ आर। तो इसका वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो ये आएगा 2 माइनस ऑफ ए, और ए का वैल्यू पुट कर लो 1 माइनस ऑफ आर, और डिवाइड बाई ए था, ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आई बाई सी, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस ऑफ आर आई बाय सी। सो दिस इज द प्रेशर, और इसे हम लोग को याद रखना है। तो ये हम लोगों ने देखा पूरा किस तरीके से करना है, और 1 प्लस ऑफ आर इंटू आई बाई सी हम लोग को याद रखना। आर क्या? हमारा रिफ्लेक्शन के कारण से कितना परसेंटेज फोटोन्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये टोटल 3 केसेस है, और इन 3 केसेस के रिजल्ट को हम लोग को बस याद रखना है। ठीक है, फिर तो होमवर्क कर लेना तुम लोग। एक कल क्लास है ना, ओके ठीक है, तो एक डीपीपी रख लो, तो एक डीपीपी नेक्स्ट कर लेना, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं।